Hey learners, welcome back to an academy. Let's crack CLAT PG. This is Manjari Singh, your CLAT PG educator. So I welcome you all to the landmark judgments of 2023 के पार्ट 3 में. जी हाँ, हम ऑलरेडी इससे पहले दो पार्ट्स में लैंडमार्क जजमेंट्स 2023 के डिस्कस कर चुके हैं. उससे पहले वी हैव ऑल्सो डिस्कस 2022 के जजमेंट्स, 2021 के 20 के भी जजमेंट्स हमने डिस्कस किए हैं. क्योंकि आपके क्लैट पीजी 2024 के लिए 23 के जजमेंट्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जिसको आप किसी भी कीमत पे स्किप नहीं कर सकते हो. तो उसी की सीरीज में आगे बढ़ते हुए हम आज फिर कुछ इंपॉर्टेंट जजमेंट्स देखेंगे, थोड़े सा डिटेल में भी देखेंगे कुछ जजमेंट्स को, एंड आने वाले पार्ट्स जो होंगे उसमें भी हम जिन जजमेंट्स को देखेंगे वो आपका डिटेल में होगा. तो मेक श्योर कि आप सारे सेशंस को ज़रूर अटेंड करें. बिफोर दैट, अगर कोई भी क्लैट पीजी का सब्सक्रिप्शन लेना चाहता है तो आपको बता दूं कि 20% ऑफ चल रहा है अनअकैडमी क्लैट पीजी के सारे सब्सक्रिप्शंस पर. साथ ही आपको 1 महीने का फ्री एक्सटेंशन मिलेगा. ये रहे सारे ड्यूरेशन के क्लैट पीजी सब्सक्रिप्शन. जितने भी मंथ का आप लेना चाहते हैं आप इसको परचेज कर सकते हैं. ये वैलिड है टिल 30th नवंबर. डोंट फॉरगेट टू यूज माय कोड MSING10 टू अवेल दिस डिस्काउंट. क्लैट पीजी 2024 की अगर मॉक टेस्ट सीरीज आप लेना चाहते हैं तो 1600 में 20 फुल लेंथ मॉक टेस्ट सीरीज अवेलेबल है. Don't forget to use this code MSING10 to avail the additional discount on this particular price. क्रैश कोर्स बैच अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये चल रहा है. आप ऑब्वियस सी बात है कि मैक्सिमम पार्ट कवर हो चुका है, तो आप रिकॉर्डेड लेक्चर्स में आपको मिल जाएंगे. क्रैश कोर्स बैच आपके लिए क्विक रिवीजन के लिए इंपॉर्टेंट है क्लैट पीजी 2024 के लिए. अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप इसको परचेज करके लेक्चर्स देख सकते हो. डोंट फॉरगेट टू यूज दिस कोड फॉर द डिस्काउंट. कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का अगर आप कोर्स करना चाहते हैं, कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स ओनली अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, तो फिर आप ये वाला कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं. ये रहा QR कोड, इसको आपको स्कैन करना है. अनअकैडमी स्टोर्स पे अवेलेबल है एक्सक्लूसिवली. डोंट फॉरगेट टू यूज दिस कोड MSING10 टू अवेल द डिस्काउंट. यहाँ पर आपको सारी फैसिलिटीज वही मिलेंगी जो प्लस बैच की हैं, जैसा कि डेली लाइव क्लासेस होती हैं, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस होती हैं, इन क्लास PDF प्रोवाइड करा जाता है. क्योंकि लाइव क्लासेस हैं तो डाउट सॉल्विंग सेशंस भी होते हैं. और तो और ये रही मेरी अनअकैडमी की प्रोफाइल. अगर अभी तक आपने इसको विजिट नहीं किया है तो यहाँ पे आप आके विजिट कर सकते हो. अनअकैडमी पे मंजरी सिंह आपको सर्च करना है एंड देन यू कैन फॉलो दिस, मतलब फॉलो बटन आप दबाओ तो जिससे कि अपकमिंग फ्री क्लासेस जो होंगी वो आपको दिख जाएंगी. यस, मैं स्पेसिफिकली ये फ्री क्लासेस के लिए बता रही हूँ क्योंकि फ्री क्लासेस आप यहाँ पे देख सकते हो. यहाँ पे मैं जजमेंट्स भी देखती हूँ, मैंने यहाँ पर PYQs भी डिस्कस कराए हैं, मैंने यहाँ पे प्रैक्टिस सेट्स भी करवाए हैं. तो डेफिनेटली इसके लिए आपको कोई पैसे तो देने नहीं है, तो आप इसको देख सकते हैं. मूविंग फर्दर, अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो इस QR कोड को स्कैन करिए, ज्वाइन करिए, जिससे कि आपको सारी अपडेट्स मिलती रहें. चलिए अब आज हम लोग शुरू करते हैं, मतलब आज का पहला केस. ठीक है. सो द केस इज इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन एंड अदर्स वर्सेस अजीत कुमार सिंह एंड अदर. दिस केस वाज अबाउट जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने लिमिट कर दिया जुडिशियल रिव्यू को इन डिपार्टमेंटल इंक्वायरी प्रोसीडिंग्स. ठीक है, हर एक डिपार्टमेंट की अपनी इंक्वायरी प्रोसीडिंग्स होती हैं, तो वहां पर सुप्रीम कोर्ट ने जुडिशियल रिव्यू को लिमिट किया. कैसे? एक अपील थी जो फाइल होती है हाई कोर्ट के डिसीजन के अगेंस्ट, एंड वो हाई कोर्ट का जो डिसीजन था वो क्या था कि जो भी डिसिप्लिनरी एक्शन लिया गया था उसको इनवैलिडेट करने की बात होती है. ठीक है. So appeal was filed against the High Court decision invalidating the disciplinary action जो कि एम्प्लॉय के अगेंस्ट इंटरनल प्रोसीडिंग्स में लिया गया है. आपको पता होगा डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स इज ओनली अबाउट जहां पर हम किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में किसी एम्प्लॉय के अगेंस्ट कुछ करते हैं, सो कंप्लेन करते हैं. तो हाई कोर्ट यहाँ पर इंट्रा कोर्ट अपील में क्या करता है कि उन्होंने एविडेंस को फिर से रिव्यू किया एंड इनवैलिडेट कर दिया एम्प्लॉय के पनिशमेंट को. नाउ सुप्रीम कोर्ट, अब सुप्रीम कोर्ट केस जाता है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जुडिशियल रिव्यू के दौरान जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है वो डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग के मामले में एविडेंस को री इवैल्यूएट नहीं कर सकती. जैसा कि लिखा था कि इंट्रा कोर्ट अपील, तो वापस से उसी कोर्ट में अपील हुई थी जहां पर री इवैल्यूएट करा था. तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के पास ये अथॉरिटी नहीं है कि री इवैल्यूएट करे एविडेंस को डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग में. क्यों? क्योंकि एज इफ इट्स अ हायर कोर्ट री एग्जामिनिंग अ क्रिमिनल ट्रायल कन्विक्शन. ये तो वही बात हो गई कि आप क्रिमिनल ट्रायल कन्विक्शन को री एग्जामिन कर रहे हो. कोर्ट ने कहा कि ये सिर्फ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को रीवैल्यूएट कर सकते हैं एंड ना कि डिसीजन को मेरिट्स पे डिसाइड करते हैं. जैसा कि हमें पता है
कि मेरिट्स में हमारा लोअर कोर्ट में डिसाइड हो जाता है। यहाँ पर जब सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ पे बात उठती है तब हम हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं। तो कोर्ट ने यहाँ पर याद दिलाया हाई कोर्ट को। सेकेंड केस वॉज, ये शायद आपने सुना भी होगा, दिस केस वॉज रिलेटेड टू, भी बात तो करेंगे, तो डेफिनेटली दिस इज समथिंग न्यूडिटी से रिलेटेड था एंड ऑब्सिनिटी से रिलेटेड था। देयरफॉर यहाँ पे XXX वर्सेस स्टेट ऑफ केरला बोला गया। यहाँ पे कहा गया था, कोर्ट ने कहा कि न्यूडिटी जो होती है इट शुड बी रिगार्डेड एज ऑब्सीन बाय डिफॉल्ट। अगर आपको कोई भी चीज में न्यूडिटी दिख रही है तो दैट डजंट मीन कि बाय डिफॉल्ट आप उसको ऑब्सीन मान लोगे, ठीक, क्योंकि हमारे यहाँ जो भी लॉज है वहां पर ऑब्सीनिटी के लिए पनिशमेंट है। तो डेफिनेटली आपको न्यूडिटी को पहले ऑब्सीनिटी में लाना पड़ेगा उस डेफिनेशन के क्राइटेरिया में। तो इस पर हुआ क्या, मामला क्या था, एक क्रिमिनल पेटिशन फाइल होती है एक मदर के अगेंस्ट। अब आपको याद आएगा, एक मदर, ठीक है, जिसकी सेमी न्यूड बॉडी पर उसके बच्चे जो थे देवर पेंटिंग, तो उस महिला के अगेंस्ट क्रिमिनल पिटीशन फाइल करी गई थी, ठीक, कि उसने ये वीडियो डाल दिया था, पोस्ट कर दिया था, जिसमें उसकी सेमी न्यूड बॉडी पे बच्चे उसके पेंट कर रहे हैं। ये केस फाइल किया गया था अंडर पॉक्सो, आईटी एंड जेजे एक्ट, ठीक। नाउ केरला हाई कोर्ट ने डिसमिस कर दिया क्रिमिनल केस को जो कि उस महिला के अगेंस्ट फाइल हुआ था, एंड ये कहा कि जो विमेन की नेकेड बॉडी होती है उसको आप हमेशा सेक्सुअल या ऑब्सीन के रूप में नहीं देख सकते हो। कोर्ट ने यहाँ पर बॉडी ऑटोनॉमी के प्रिंसिपल को इन्वोक किया और उन्होंने यहाँ पे सोसाइटी के डबल स्टैंडर्ड्स के बारे में बात करी। उन्होंने फीमेल और मेल बॉडीज को लेके जो भी सोसाइटी का डबल स्टैंडर्ड है उसके बारे में बात करी। कोर्ट ने कहा यहीं पर अगर कोई मेल होता जो अपनी सेमी न्यूड बॉडी पर कोई पेंटिंग करा रहा होता या फिर वो घूमता है, रोम कर रहा है इधर से उधर सेमी न्यूड बॉडी में, उसको तो आप लोग ऑब्सीन नहीं कहते हो, बट जब एक महिला वहां पे सेमी न्यूड बॉडी पर पेंटिंग करवा रही है तो आपके लिए वो ऑब्सीन हो गया। तो कोर्ट ने इस तरीके से यहाँ पर ये बताया। अगला केस है आपका ABC वर्सेस XYZ का। अगेन दोनों की आइडेंटिटी रिवील यहाँ नहीं हो रही है। सो मुस्लिम विमेन आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि क्या कंटेंट है, ठीक। इसमें कहा बॉम्बे हाई कोर्ट ने कि जो मुस्लिम विमेन है वो मेंटेनेंस डाइवोर्स के बाद भी ले सकती है। तो ऐसा तो है नहीं, ये पहला केस हमें दिख रहा है। आखिर क्या मामला था, एक मैन था, ही फाइल्ड एन एप्लीकेशन चैलेंजिंग द इंक्रीज इन मेंटेनेंस टू हिज एक्स वाइफ इन अ डोमेस्टिक वायलेंस केस, ठीक, डोमेस्टिक वायलेंस केस की बात थी जहां पर मेंटेनेंस बढ़ाने की बात हुई एक्स वाइफ का। तो मैन, एक आदमी था, उसका जो हस्बैंड था, उसने एप्लीकेशन फाइल किया चैलेंज करते हुए। उसने कहा कि कोई डोमेस्टिक रिलेशनशिप हमारे बीच में थे ही नहीं एट द टाइम ऑफ कंप्लेन, एंड मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डिवोर्स एक्ट जो है ये अप्लाई होना चाहिए, जिसके चलते उसने कहा कि कंप्लेनेंट को यहाँ पे मेंटेनेंस नहीं मिलना चाहिए। विमेन ने ये कहा, उसने कहा कि मेरा पति मुझे मिसट्रीट करता था, उसके रिलेटिव्स मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते थे, एंड जिसके चलते उसने कंप्लेन फाइल करी थी अंडर सेक्शन 12 ऑफ DV एक्ट 2005 अगेंस्ट हर हस्बैंड और रिलेटिव्स फॉर डोमेस्टिक वायलेंस। उसने एप्लीकेशन फॉर मेंटेनेंस भी लगाई थी। नाउ कोर्ट ने इस आदमी की एप्लीकेशन को डिसमिस कर दिया। चैलेंज कर रहा था इंक्रीज इन मेंटेनेंस को टू हिज एक्स वाइफ इन अ डोमेस्टिक वायलेंस केस। हाई कोर्ट ने कहा इवन इफ हस्बैंड ने तलाक दे दिया है, जो वाइफ है वो स्टिल अपना मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में। सीधी सी बात है, मेंटेनेंस क्या है, मेंटेनेंस इज फॉर सर्वाइवल। तलाक के बाद उसकी लाइफ वो कैसे लीड करेगी, कोर्ट ने इसको कंसिडर करते हुए कहा कि वो डेफिनेटली क्लेम कर सकती है। नेक्स्ट केस आया अल तवफ हज एंड उमरा ट्रैवल एंड टूरिज्म वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, तो अगेन ये दिस वाज द केस ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट। यहाँ पर हज पिलग्रिमेज जो है वो फॉल करता है रिलीजियस प्रैक्टिस में। ये दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि हज का जो पिलग्रिमेज है वो आपका रिलीजियस प्रैक्टिस में आता है। मामला क्या था इस केस में, एक प्राइवेट हज ग्रुप ऑर्गेनाइजर था, क्योंकि आपको पता है कि हज का जो पिलग्रिमेज होता है उसको ऑर्गेनाइज करा जाता है, बहुत पैसे लगते हैं, तो देयरफॉर यहाँ से सपोर्ट भी मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से। तो एक प्राइवेट हज ग्रुप ऑर्गेनाइजर था जिसने चैलेंज किया अपने रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के सस्पेंशन को, क्योंकि उसका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट सस्पेंड कर दिया गया था, एंड उसके कोटा को। नाउ एज पब्लिश्ड इन कंसोलिडेटेड लिस्ट एक निकलती है एलोकेशन ऑफ हज कोटा की फॉर द हज 2023, जिसके चलते उसका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट सस्पेंड हो गया बाय द यूनियन गवर्नमेंट 25 मई को दिल्ली कोर्ट में, ठीक। तो ये उसने मतलब चैलेंज किया यहाँ पे दिल्ली कोर्ट में 25 मई को। ना कोर्ट ने ऑर्डर करा, स्टे लगा दिया कोर्ट ने ऑन द कमेंट इन द कंसोलिडेटेड लिस्ट ऑफ एलोकेशन ऑफ हज कोटा फॉर हज 2023
जो ये कह रहा था कि जो रजिस्ट्रेशन कोटा है, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट एंड कोटा है, इसको हम होल्ड पे रखेंगे जो उस कंसोलिडेटेड लिस्ट के हिसाब से रिलीज करा गया है, जब तक कि until the resolution of a complaint in order to ensure an unhindered pilgrimage experience for the pilgrimage। क्योंकि सीधी सी बात है, अगर ये हज पिलग्रिमेज से रिलेटेड है तो तब तक क्लैरिटी नहीं मिल पाएगी पिलग्रिम्स के एक्सपीरियंस को लेके भी, पिलग्रिमेज के। तो कहा कि जब तक ये मामला सॉर्ट आउट नहीं हो जाता, रिजॉल्व नहीं हो जाता, ठीक है, तब तक हम आगे नहीं बढ़ाएंगे, इसको होल्ड पे रखते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो पिलग्रिम्स हैं उनका एक्सपीरियंस जो पिलग्रिमेज का है वो बिल्कुल उसमें परेशानी ना हो उनको। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि जो हज पिलग्रिमेज है ये आर्टिकल 25 में आता है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन में आता है, एंड ये एज अ रिलीजियस प्रैक्टिस कंसिडर किया जाता है, ठीक है। सो आपको यही दिमाग में रखना है कि एज अ रिलीजियस प्रैक्टिस उसको माना गया है। नेक्स्ट केस है पूषण माजुमदार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें आपके लिए एक ही लाइन वैसे काफी है कि IACS इज अ स्टेट, इंडियन एसोसिएशन फॉर कल्टीवेशन ऑफ साइंस। इसको स्टेट कहा गया। अब किन ग्राउंड्स पे कहा गया, ऑब्वियस सी बात है, अगर आपने RD शेट्टी पढ़ा है तो आपको पता होगा। तो एपेक्स कोर्ट के सामने एपेलेंट्स ने पॉइंट आउट किया कि जो मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स हैं IACS के, इनको गवर्नमेंट के अप्रूवल से अपॉइंट किया जाता है, ठीक है। तो गवर्नमेंट के अप्रूवल से अपॉइंट हो रहे हैं, देयरफॉर यहाँ पे चांसेस है, माना जाएगा कि हाँ इनको स्टेट की परिभाषा में आना चाहिए। फाइनेंशियल असिस्टेंस जो इनको गवर्नमेंट से मिल रहा है वो 90% से ज्यादा है। तो अगेन वही बात आ गई, इसमें आएंगे IACS सब्सटैंशियली फंडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट थ्रू द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। सब्सटैंशियली इनको सेंट्रल गवर्नमेंट फंड करता है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के थ्रू। फंडिंग कहाँ से मिल रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट से। गवर्नमेंट का इन पे डीप एंड परवेसिव कंट्रोल भी है। चौथा, ये एक डीम्ड रिसर्च यूनिवर्सिटी है जिसका प्राइमरी फंक्शन है हाई क्वालिटी रिसर्च फॉस्टर करना फ्रंटियर डिसिप्लिन्स ऑफ बेसिक साइंस में। तो कुल मिला के देखने को मिले सारे फीचर जो RD शेट्टी में कहे गए थे कि स्टेट की डेफिनेशन में आने के लिए इम्पोर्टेंट है। साथ ही साथ प्रदीप कुमार विश्वास में ये कहा गया था कि यहाँ पर फंक्शनली, फाइनेंशियल और एडमिनिस्ट्रेटिवली डोमिनेटिंग होना जरूरी है अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट। किसी भी एक को तो आप बड़े आराम से क्राइटेरिया में ला सकते हो। RD शेट्टी में कहा कि हम जितने पॉइंट्स बता रहे हैं उसमें से किसी भी एक में आ जाएंगे तो ठीक है, बट प्रदीप कुमार विश्वास में हुआ कि नहीं, फाइनेंशियली, फंक्शनली, एडमिनिस्ट्रेटिवली तीनों तरीके से गवर्नमेंट का कंट्रोल होना जरूरी है। एंड इसी पे रिलाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर IACS को स्टेट माना विद इन द मीनिंग ऑफ आर्टिकल 12। क्यों? क्योंकि फाइनेंशियली, फंक्शनली, एडमिनिस्ट्रेटिवली कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट में माना जाता है। नेक्स्ट केस यहाँ पर आता है आपका अश्विनी कुमार उपाध्याय वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स का। नाउ दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग केस, आई पर्सनली लाइक दिस केस वेरी मच। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया पेटिशन एंटरटेन करने के लिए जिस पेटिशन में यूनिफॉर्म एज ऑफ मैरिज की बात हो रही है मेन एंड वुमेन के लिए। कहा गया कि आदमी और औरत, मतलब लड़का लड़की जो भी है, मैन एंड वुमेन आप बोलो बेसिकली, तो उन दोनों की एज को आप इक्वल कर दो, ठीक। अब सीधी सी बात है कि 18 तो क्या करोगे, तो 21 कर दो। तो पेटिशनर ने यहाँ पे कहा कि जो डिस्टिंक्शन है एज ऑफ मैरिज का, मेन के लिए 21 साल है, वुमेन के लिए 18 साल है, ये आर्बिट्रेरी है और वायलेट करता है आर्टिकल 14, 15 और 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को। नाउ उपाध्याय सॉट एन इंक्रीज इन द एज ऑफ मैरिज, यहाँ पे एडवोकेट की बात हो रही है, वो चाहते थे कि जो वुमेन की एज ऑफ मैरिज है उसको 21 साल कर दिया जाए, जिससे ऑटोमेटिक वो मेन के इक्वल आ जाएगी। हाउएवर बेंच ने ये क्लैरिफाई किया कि हम पार्लियामेंट को मैंडेमस इशू नहीं कर सकते लॉ बनाने के लिए, एंड कोई भी अगर चेंज किया जाना है लेजिस्लेशन में तो वो पार्लियामेंट का काम है, एंड इसी के चलते उन्होंने पेटिशन को डिसमिस कर दिया। नाउ अब आपके दिमाग में कुछ चीजें रखनी इंपॉर्टेंट है, इस वजह से मैं यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस कर रही हूँ। एट द आउटसेट यहाँ पे CJI DY चंद्रचूड़ ने क्या कहा कि you are saying that women's age for marriage should not be 18, it should be 21. But if we strike down 18, there will be no age at all. Then even 5-year-old could get married. ठीक है, कोर्ट का कहने का मतलब है कि हम लॉ बना तो सकते नहीं है, तो भाई जब ये 18 को आप 21 करोगे तभी तो मतलब हुआ ना। अगर आप हमसे कह रहे हो कि आप 18 साल को स्ट्राइक डाउन कर दो, तो अगर हम 18 को स्ट्राइक डाउन कर देंगे तो कोई एज ही नहीं रह जाएगी, एंड इन दैट केस तो 5 साल के बच्चा भी शादी कर सकता है। हाँ, हाउएवर एडवोकेट अश्विनी उपाध्याय ने कहा आई एम सेइंग कि दिस 18 years एंड 21 years इज आर्बिट्रेरी। हम कह रहे हैं आर्बिट्रेरी है, एंड ऑलरेडी पार्लियामेंट पे लेजिस्लेशन पे आर्ग्यू
हो रहा है। जस्टिस PS नरसिम्हा ने कहा कि अगर ऑलरेडी इस पर आर्ग्यू हो रहा है तो आप फिर यहाँ पर क्यों हैं। 2021 में सेंटर ने एक बिल इंट्रोड्यूस किया था पार्लियामेंट में कि महिलाओं की एज को 21 साल कर दिया जाए शादी के लिए। ये बिल पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी में रेफर करा गया है एंड वहां पर पेंडिंग पड़ा हुआ है। हाउएवर एडवोकेट उपाध्याय ने फिर कहा कि जस्ट सी द एक्ट, इफ योर लॉर्डशिप स्ट्राइक इट डाउन देन एज विल ऑटोमेटिकली बिकम 21 ईयर्स फॉर एवरीवन, सेक्शन 5 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे इनको कहने का मतलब था कि अब एक्ट को अगर आप देखते हैं, अगर आपने एज को स्ट्राइक डाउन कर दिया तो फिर ये ऑटोमेटिकली 21 हो जाएगा सबके लिए, सेक्शन 5 हिंदू मैरिज एक्ट के हिसाब से। DY चंद्रचूड़ सेटिस्फाइड नहीं थे और उन्होंने कहा कि आप आर्टिकल 32 का मजाक उड़ा रहे हैं। आप आर्टिकल 32 की आड़ में बेसिकली देखा जाए तो आप हमसे कानून बनाने को कह रहे हैं क्या। कुछ मैटर्स हैं जो हमने पार्लियामेंट के लिए रख रखे हैं, हमारा काम लॉ बनाना नहीं है। ठीक है, वी कांट एनैक्ट लॉ हियर, हम लॉ नहीं बना सकते हैं। वी शुड नॉट परसीव दैट वी आर द एक्सक्लूसिव कस्टडियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। पार्लियामेंट इज ऑल्सो अ कस्टडियन। हम एक्सक्लूसिव कस्टडियन है कॉन्स्टिट्यूशन का, पार्लियामेंट भी है कस्टडियन, हम यहाँ पर लेकिन लॉ नहीं बना सकते। जब उपाध्याय आस्क्ड टू बी ग्रांटेड लिबर्टी कि मुझे लॉ कमीशन जाने दीजिए, फिर लिबर्टी दे दीजिए मैं लॉ कमीशन जा सकूं, तो उन्होंने कहा आपको किसने रोका है लॉ कमीशन जाने से। देन व्हाई डू वी नीड टू ग्रांट यू लिबर्टी, आप हमसे क्यों चाहते हो। पार्लियामेंट के पास इनफ पावर है, हमें पार्लियामेंट को बताने की जरूरत नहीं है। पार्लियामेंट अपने खुद से मन से लॉ बना सकता है। तो इस तरीके से DY चंद्रचूड़ ने डिक्टेट करते हुए ऑर्डर कहा कि पेटिशनर अर्ज कर रहा है कि जो डिस्टिंक्शन है एज ऑफ मैरिज का मेन और वुमेन के बीच में वो आर्बिट्रेरी है, वायलेटिव है आर्टिकल 14, 15, 21 का। पेटिशनर ये चाहते हैं कि जो वुमेन की एज ऑफ मैरिज है वो 21 हो जाए मेन के बराबर। अगर हम स्ट्राइक डाउन करते हैं तो अगेन कोई एज नहीं रह जाएगी वुमेन की, क्योंकि कोर्ट को ये बात नहीं समझ में आई एडवोकेट की कि किस तरीके से हम स्ट्राइक डाउन कर देंगे तो ऑटोमेटिक 21 हो जाएगा। हेंस पेटिशनर जो है एक लेजिस्लेटिव अमेंडमेंट चाहते हैं। ये कोर्ट एक मैंडेमस इशू नहीं कर सकती पार्लियामेंट के लिए कि वो कानून बनाए, तो हम इस पेटिशन को डिक्लाइन करते हैं। पेटिशनर के लिए ओपन है कि वो एप्रोप्रिएट डायरेक्शन जैसा लेना चाहे वैसा ले। ये हो गया आपका जजमेंट इसके ऊपर। होता क्या है ना कि कुछ चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है कभी कभार समझने के लिए। यहाँ पर इट्स नॉट लाइक कि आपसे ये पूछा जाएगा ही नहीं जाएगा, बट पॉइंट ऑफ कंटेंशन आर वेरी इंपॉर्टेंट। अगर इंटरप्रिटेशन बेस्ड सवाल होते हैं तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कोर्ट के। नेक्स्ट केस है कौशल किशोर वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का, जिसमें कहा गया कि किसी पर भी टैक्स नहीं लगाया जा सकता, किसी को भी पेनलाइज नहीं किया जा सकता जस्ट बिकॉज वो एक ओपिनियन होल्ड कर रहा है जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज के अगेंस्ट है, कंफर्मिटी में नहीं है, वो उसके साथ मैच नहीं खा रहा है। जस्ट बिकॉज इस ग्राउंड पे नहीं किया जा सकता, टैक्स लगाया नहीं जा सकता। तो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच जो थी यहाँ पर मेजॉरिटी वाज 4:1, उन्होंने ऑब्जर्व करा कि मियर स्टेटमेंट अगर एक मिनिस्टर दे रहा है जो फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन से इनकंसिस्टेंट जा रहा है अंडर पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, may not constitute a violation of constitutional rights। ठीक है, it is not compulsory कि अगर वो स्टेटमेंट मिनिस्टर के द्वारा दिया गया पार्ट 3 के फंडामेंटल राइट्स के सिटीजन के अगेंस्ट जा रहा है, इनकंसिस्टेंट जा रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसने कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स का वायलेशन ही किया है और वो एक्शनेबल हो जाएगा एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल टॉर्ट। इट इज नॉट कंपल्सरी। वन ऑफ द इशू जो कंसिडर किया कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने इस केस में वो ये था कि क्या स्टेटमेंट जो मिनिस्टर देता है जो इनकंसिस्टेंट है विद द राइट्स ऑफ द सिटीजन अंडर पार्ट 3, वही सेम चीज, क्या वो वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट कंस्टिट्यूट करता है एंड क्या वो एक्शनेबल है कॉन्स्टिट्यूशनल टॉर्ट में। यहाँ पे बेंच ने एक एग्जाम्पल साइट किया जहाँ पे मिनिस्टर ने एक स्टेटमेंट दिया। क्या बात कहाँ हो रही है, बात हो रही है ऐसे उस स्टेटमेंट की जिसके लिए कहा जा रहा है कि एक ओपिनियन हो सकता है, हम इसके लिए उसको सजा नहीं दे सकते। क्या था उनका ओपिनियन कि जो विमेन है वो अनफिट है टू बी एम्प्लॉयड इन अ पर्टिकुलर एवोकेशन। ठीक है, पर्टिकुलर एवोकेशन के लिए वो विमेन जो है वो अनफिट है, उसको एम्प्लॉय नहीं करना चाहिए। यहाँ पर कोर्ट कह रही है कि ये इसकी इनसेंसिटिविटी, इस पर्टिकुलर मिनिस्टर की इनसेंसिटिविटी शो कर सकती है जेंडर इक्वालिटी की तरफ। हो सकता है ही इज नॉट अ बिलीवर ऑफ जेंडर इनइक्वालिटी, हाँ, और हो सकता है कि उसकी बहुत लो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी है। तो फैक्ट क्योंकि उसकी इनसेंसिटिविटी या लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग या लो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी की वजह से वो ऐसी लैंग्वेज बोल रहा है जिसमें पोटेंशियल है
कि वो वुमेन की कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को डिमीन कर रहा है, उनकी वुमेन की राइट टू इक्वालिटी को वो डिमीन कर रहा है, आर्टिकल 14 को वो डिमीन कर रहा है। तो कोर्ट कह रही है कि जस्ट बिकॉज ही इज डिमीनिंग दैट डजंट मीन कि ये ग्राउंड हो जाएगा एक्शन का कॉन्स्टिट्यूशनल टॉर्ट के लिए, क्योंकि वही बात है कि हमें यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं देखने को मिल रहा है कि हम कॉन्स्टिट्यूशनल टॉर्ट के चलते, बिकॉज अब कॉन्स्टिट्यूशनल टॉर्ट की बात यहाँ पे क्यों हो रही है। इफ यू पीपल हैव रेड आर्टिकल 300, तो आर्टिकल 300 में क्या होता है कि गवर्नमेंट के बिहाफ पर कोई भी पर्सन अगर कुछ गलत करता है तो उसको लाइबल ठहराया जाता है। नाउ मिनिस्टर कौन है? मिनिस्टर इज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गवर्नमेंट। अब यहाँ पर ये अगर किसी सिटीजन की फंडामेंटल राइट को वायलेट करा है किसी का, जब एक विमेन एक क्लास पर इन्होंने कह दिया, तो डेफिनेटली यहाँ पर पॉइंट उठा कि भाई आप विमेन की फंडामेंटल राइट्स को वायलेशन के सपोर्ट में बात कर रहे हो, वायलेशन के सपोर्ट में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट राइट है, आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी, एंड यू आर सेइंग कि उनको एम्प्लॉय नहीं करना चाहिए इस पर्टिकुलर एवोकेशन में। बट कोर्ट का यही मानना था कि इनसेंसिटिविटी हो सकती है, एक ओपिनियन है, एंड ऐसा ओपिनियन बहुत लोग कैरी करके चलते हैं, तो हम हर किसी को यहाँ पर लाइबल नहीं कर सकते। तो कोर्ट ने कहा कि प्रॉपर लीगल फ्रेमवर्क जरूरी होता है एक्ट्स और ओमिशंस को समझाने के लिए जो कॉन्स्टिट्यूशनल टॉर्ट में आएगा। डेफिनेटली आपने बहुत सारे केस लॉज भी कॉन्स्टिट्यूशनल टॉर्ट में पढ़े होंगे। लगे हाथ आपको ये भी बता देती हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशनल टॉर्ट जो है, टॉर्शियस लाइबिलिटी ऑफ द स्टेट के नाम से हम जिसको जानते हैं, आर्टिकल 300 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम के लिए। तो डेफिनेटली अगर अभी तक आपने नहीं पढ़ा है तो उसको जाकर जरूर पढ़िएगा, क्योंकि वहां पर ये एक्ट्स और ओमिशंस को बताने का बहुत प्रयास किया गया है अलग अलग केस लॉज के थ्रू। एक प्रॉपर केस लॉज की सीरीज है जो P&O स्टीम नेविगेशन कंपनी से स्टार्ट होती है एंड देन चलती आती है, जिसमें एन नागेंद्र राव पर आकर थोड़ा सा सेटल डाउन होते हैं, कोर्ट होती है, कोर्ट को समझ में आता है, एंड इसी के बीच में कंपेंसेटरी ज्यूरिस्प्रूडेंस का एरा भी हमने देखा। तो डेफिनेटली ये टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो आई होप ये सेशन आपके लिए यूजफुल रहा होगा, ये केस लॉज आपके लिए यूजफुल होंगे, क्योंकि वही बात है 2023 में आप बहुत ज़्यादा स्किप नहीं कर सकते जजमेंट्स को, थोड़े बहुत भी इंपॉर्टेंट लग रहे हैं तो डेफिनेटली पढ़िए, आपको नहीं पता कब कहाँ कैसे काम आ जाएगा। हो सकता है पूरा पैराग्राफ ना आए, हो सकता है थोड़ा सा पूछ लिया जाए, क्वेश्चन पूछ लिया गया, मान लीजिए पैराग्राफ उस पर्टिकुलर टॉपिक पर दे दिया है, लेकिन वो क्वेश्चन में पूछ लिया कौन सा केस लॉ भी रिसेंट में आया था। तो आपको अपनी तरफ से 100% तैयारी रखनी है, क्योंकि डेफिनेटली ये बात तो सही है कि आपका पेपर है, आपको मार्क्स स्कोर करने हैं, आपको NLU जाना है। तो अगर आज का सेशन पसंद आया होगा तो लाइक ज़रूर करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलना, एंड अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल पर पहली बार आए हो तो भी सब्सक्राइब नहीं किया है, तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।